नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संविधान में और संविधान में हमारा चैप्टर चल रहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में अब तक हमने 3-4 क्लासें हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं हम। इससे पहले हमने बात की थी अनुच्छेद 86 की। क्या बात की थी? अनुच्छेद 86 की। और 86 में क्या था? अभिभाषण, मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण। और इसके अगले अनुच्छेद में अगर हम बात करें 87, 87 में क्या दे रखा है? 87 में दे रखा है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या लिख रखा है इसमें? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। सुनना जरा, विशेष अभिभाषण में हाँ, मेरी बात सुनो। विशेष अभिभाषण कब होता है राष्ट्रपति का? जब नया वर्ष हो, जब क्या हो? नया साल हो, और या लोकसभा का नया सत्र हो, या नया मतलब लोकसभा का नया सत्र हो, तब राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं। यानी विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार की खूबियां और सरकार के जो कार्य है और भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बताते हैं। कब कब करते हैं? जब नया साल हो। राष्ट्रपति संसद में नए साल पर तथा नई लोकसभा के गठन पर अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण देते हैं। विशेष अभिभाषण में सरकार की खूबियां, सरकार की खूबियां सॉरी तथा सरकार की खूबियां तथा भावी योजनाओं के बारे में योजनाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, योजनाओं के बारे में बताते हैं। यह तो होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। फिर इसके बाद में आता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, और धन्यवाद प्रस्ताव संसद की सर्वसम्मति से पास होता है। धन्यवाद जो प्रस्ताव है वो संसद की सर्वसम्मति से पास होता है। और वो कब पास होता है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद। कब पास होता है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के पास। हम लिख सकते हैं इसमें धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव कब पारित होता है? धन्यवाद प्रस्ताव होता है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद संसद की सर्वसम्मति के द्वारा। हम लिख सकते हैं संसद की सर्वसम्मति संसद की सर्वसम्मति के द्वारा राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण
के बाद होता है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद होता है। क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव। यहां तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अगले 88, 89, 90 ये राज्यसभा के मतलब सभापति, उपसभापति इनके बारे में है। हम बात करते हैं सिर्फ राष्ट्रपति। जब हम राज्यसभा, लोकसभा पढ़ेंगे उसमें सारी बातें कर ली जाएंगी। इससे अगले अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अगला अनुच्छेद है, हम बात करें अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन यानी अध्यादेश। संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या कहता है कि जब कोई विधेयक यानी जब कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पास हो जाए और राज्यसभा में 6 महीने तक पास नहीं हो, तो मंत्रिपरिषद की परामर्श से राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकता है। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? जब कोई साधारण विधेयक। क्या लिखेंगे? जब कोई साधारण विधेयक जब कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा में 6 माह के अंतराल में पास नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद की परामर्श से तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकता है। बुलाएगा। आई बात समझ में? अनुच्छेद 108 क्या कहता है? जब कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में 6 माह के भीतर पास नहीं होता है, तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति क्या बुलाएगा? संयुक्त सत्र बुलाएगा। अब इसके आगे की बात करते हैं अनुच्छेद 123 में। 23 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 123 में लिख रखा है संयुक्त अधिवेशन। अभी तक हमने क्या लिखा था? सॉरी, इसका लिखा क्या था हमें? संयुक्त अधिवेशन। 108 में हेडिंग डालना है आपको, संयुक्त अधिवेशन। हेडिंग टैस संयुक्त अधिवेशन, ये हेडिंग डालनी है आपको 108 में, अनुच्छेद 108 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 123 की, अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123। 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति, आर्टिकल 100, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। अब अध्यादेश की शक्ति क्या है? ध्यान दो मेरी बात में। जब संसद का जब
संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, मतलब जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्री परिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। मंत्री परिषद की परामर्श से क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और उस अध्यादेश की जो अवधि होती है वह 6 माह तक होती है। जब तक संसद का सत्र ना चले और संसद उसे पास न करे, उस अध्यादेश को पास न करे, तब वह 6 सप्ताह के भीतर भीतर रद्द मान लिया जाता है। और संसद को वह अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर भीतर क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। समझे मेरी बात को? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? जब संसद का सत्र न चले, जब कोई संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो तो मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। 6 माह होती है। ठीक है। संसद को सत्र चले तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसे पास करना जरूरी होता है। यानी संसद के सत्र में 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को पास करना जरूरी होता है। अगर यह पास नहीं होता तो 6 सप्ताह में स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ही समाप्त हो जाता है। ध्यान दो मेरी बात को। जब कोई संसद का सत्र ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। उस अध्यादेश की जो अवधि होती है वो 6 महीने तक होती है। उस 6 महीने के अंतराल के अंदर संसद में सत्र चले तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसे पास करना जरूरी होता है। पास कर दिया जाता है तो वह कानून बन जाता है। और जब पास नहीं होता है और 6 सप्ताह के अंदर उसे पास नहीं करते हैं तो वह अध्यादेश होता है समाप्त हो जाए। अब ये ध्यान दें, अध्यादेश की जो शक्ति है ये कहां से ली गई है? ध्यान देना, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से यह शक्ति ली गई है, अध्यादेश की शक्ति। आई बात समझ में? अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। 43 में क्या? परामर्श मांगने की शक्ति। परामर्श मांगने की शक्ति में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर या किसी विधि के लिए किससे मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। क्या मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उस परामर्श देने के लिए यह भी ध्यान रखना बाध्य नहीं है। और जब वह परामर्श दे देता है तो राष्ट्रपति भी उस परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह बात भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे आप। तो हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद, और अगले अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद
143 और 43 क्या है? परामर्श मांगने की शक्ति। अनुच्छेद 143 43 में क्या है? परामर्श मांगने की शक्ति। परामर्श मांगने की शक्ति मैंने लिखा था राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। मांग सकता है लेकिन लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट उससे मानने के लिए बाध्य है। और ना ही राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसआई के एग्जाम में। एसआई एग्जाम 2016 के अंदर ये पूछा गया परामर्श मांगने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 143 आता है, उस ध्यान रखना इस बात का भी, है ना। तो बाध्य ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। आई बात समझ में? क्या कह रहा था मैं? मतलब परामर्श मांगने की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। इसमें लिखा है साफ साफ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न तो बाध्य है उस चीज को परामर्श देने के लिए और न ही राष्ट्रपति उस परामर्श दिए हुए को बाध्य है कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानूंगा ही मानूंगा कि ये मैंने मंगवाया। तो वो कुछ भी मतलब सह विवेक की शक्ति, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सह विवेक की शक्ति के अनुसार ये विधेयक वो लागू कर सकता है या कानून बना सकता है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 होगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वित्तीय कार्य की। वित्तीय कार्य क्या क्या है? मतलब राष्ट्रपति का जो धन विधेयक है, सॉरी केंद्र सरकार का जो धन विधेयक है वह राष्ट्रपति की अनुमति से पारित होता है, ये बात ध्यान रखना। प्लस राष्ट्रपति ही उसे लोकसभा में पारित करवाता है, ये बात करना। धन विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही आएगा, ये बात भी अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। और धन विधेयक पारित मतलब लोकसभा के अंदर कौन करता है? वित्त मंत्री। मतलब वित्त मंत्री जो होगा वह उसे पारित करेगा लोकसभा के अंदर, लेकिन किसकी अनुमति चाहिए उसे पारित करने के लिए? राष्ट्रपति की चाहिए। अनुमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए उसे पारित करने के लिए, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखें। बात करते हैं हम धन विधेयक की। धन विधेयक और धन विधेयक का अनुच्छेद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद है 110। कौन सा अनुच्छेद है? 110। तो हम इसमें टोपी लगा सकें कि धन विधेयक राष्ट्रपति के नाम से आता है। ये बात भी ध्यान देना, धन विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से आएगा, एक बात। दूसरी, धन विधेयक लोकसभा में, धन विधेयक जो होगा वो हमेशा पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात है जैसे बजट, बजट समझ गया, वो ये है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है कौन? राष्ट्रपति।
ठीक है। धन विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं भाई? राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर जो होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और धन विधेयक को प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। कहां करेगा? लोकसभा के अंदर। धन विधेयक को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री लोकसभा में। लोकसभा में वित्त मंत्री लोकसभा के अंदर धन विधेयक को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान देना, धन विधेयक जब पारित होता है तो फिर राज्यसभा के अंदर जाता है, यह 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे पारित कर देती है तो ठीक है, और 14 दिन में अगर वो पारित नहीं करती है तो वो धन विधेयक पारित हो जाता है। प्लस ध्यान रखना, धन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति का कोई भी बाध्यकरण यानी उसे विचारानुसार, मतलब राष्ट्रपति एक बार विचार देने के लिए नहीं है, धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। ये बात भी अच्छी तरह से ध्यान देना, इस बात का भी। ठीक है। हम बात करते हैं इसकी राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267। अगर मैं यहीं पे बता दूं आपको आकस्मिक निधि क्या होती है, कि जैसे कोई देश के अंदर कोई आपदा आती है तो उस आपदा के आधार पर जो रुपए रकम निकाली जाती है वो होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि एक तरफ से हम बोलते हैं कि एक तरह का बैंक होता है जिसके अंदर सिर्फ एक आपदा का या किसी मुसीबत के अंदर अंदर ही वो पैसे निकाल, जैसे हमारे घर के अंदर, समझो आप थोड़ी सी देर में, घर के अंदर अपनी माताजी हैं, माताजी हमारे पिताजी से पीछे 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 क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के चलती है, और जब जरूरत पड़ती है, हमें नीड होती है एकदम से, भैया यहाँ पे पैसे निकालने ही पड़ेंगे, तब जाके माताजी पैसे निकालती है कि लो जी। और फिर पिताजी भी अच्छा, ये तेरे का पैसा कटे सा यार, बोला को नहीं यार, तेरे का इतना रुपया क्या कहा है? तो वही रकम है। माताजी कहते हैं ना कि बोलो घर की जो लक्ष्मी हो है वो इसी आधार पे पैसे जोड़ती हुई चलती है। पता नहीं चलता घर वालों को कि माता, और कई बार हम बोलते हैं कि पैसा दे पैसे दो, तो मम्मी क्या कह रहा है, पैसा कौन दे। लेकिन जब घर पर मुसीबत आती है या घर का कोई विशेष काम होता है कि वहां पे पैसे की ज्यादा से ज्यादा हमें नीड होती है, तो वो जो पैसे निकाल करके देती है, ऐसे समझो वो घर की हमारी आकस्मिक निधि है। और यही देश के अंदर भी एक आकस्मिक निधि है जो आपदा या किसी मुसीबत के आधार पर निकाली जाती है। और आकस्मिक निधि अगर हम पूछें तो 86वां संविधान संशोधन के आधार पर 500 करोड़ थी, अब वर्तमान में उसे 3000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है, वो पारित हो गया तो 3000 करोड़ हमारे आकस्मिक निधि होगी। ध्यान रखा इस बात का। तो हम पढ़ते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। और आकस्मिक निधि में क्या है, जब देश के ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार यानी संघ सरकार की जो हम बोलते हैं आकस्मिक निधि किस में नीत होती है, राष्ट्रपति में नीत होती है, ये बात भी ध्यान रखना। प्लस यह है किसी आपदा प्रबंधन के आधार पर या की मुसीबत के आधार पर यह आकस्मिक निधि निकाली जाती है। हम लिखेंगे संघ सरकार की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति में निहित होती है। निहित होती है। राष्ट्रपति में क्या होती है भाई, निहित होती है।
आई बात समझ में? किसी आपदा प्रबंधन के आधार पर, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर देश पे कोई आपदा आने पर, आने पर। लेकिन ये ऐसे नहीं निकाली जाती, ध्यान रखना, मंत्री परिषद की सलाह पर या परामर्श से ही ये आकस्मिक निधि निकाली जाएगी। और जितने रकम इसमें से निकाले जाते हैं पहले उसी के अंदर वो भरी जाती है, ध्यान रखना, उसी के अंदर वो पहले पूर्ति की जाएगी, किसकी? आकस्मिक निधि की पूर्ति की जाती है। यह बात भी अच्छी तरह से, आपदा आने पर या कोई विशेष कार्य होने पर या कोई विशेष प्रबंधन होने पर मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है। आकस्मिक निधि कितनी है? आकस्मिक निधि पहले 500 करोड़ थी, अब 3000 करोड़, ठीक है, ध्यान रखना। आकस्मिक निधि 500 करोड़ कब बनी? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। अब 3000 करोड़ का प्रावधान है। ये बात ध्यान देना अच्छी तरह से, मैंने क्या बताया? आकस्मिक निधि 266 पहले क्या थी? 500 करोड़, अब 3000 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा गया है। पारित हो जाती है तो वर्तमान में 3000 करोड़ की आकस्मिक निधि होगी संघ सरकार के पास, और जिसका पूरे जो राष्ट्रपति के अधीन रहती है। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे राष्ट्रपति के वीटो पावर की, प्लस जो आपातकाल लगे, आपातकालीन शक्तियों, उनके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय राम जी।